बाबा, मैंने बाहर नहीं जाना। मामा आएंगी तो उन्हें यहीं भेजिएगा। स्काई ब्लू कलर की प्रिंसेस फ्रॉक से तन किए वो वापस अपने शूज उठाकर बेड पर चढ़कर ब्लैंकेट में घुस गई। फेरी बेटा, चाचू की शादी है, आप इंजॉय नहीं करेंगी? वो खुद रफुलिये में था। उसके पास आकर बैठे परेशानी से पूछने लगा। नहीं बाबा, मामा के बगैर मेरा दिल उदास है। वो आएंगी तो साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। भराई आवाज़ में कहती वो बुरहान से आंसू छुपाने के लिए तकिए में मुंह छुपा गई। बुरहान ने सुनकर बालों पर हाथ फेरते एक बोझल सांस फिजा में हारिज की। अच्छा फिर आओ, पोनी तो बांध दूं। फिर ऐसे खुले बालों से सोगी तो बाल उलझ जाएंगे, सुबह स्कूल जाते भी प्रॉब्लम होगी। शाबाश, उठो मेरा बहादुर बच्चा, आओ। वो उसे पुचकारने लगा पर फेरी ने जैसे सुना नहीं। फेरी, बाबा क्या बोल रहे हैं बेटा? उससे चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर कहा। बाबा, मामा सुलझा देंगी रोज की तरह। उन्होंने कहा है वो मेरे बाल अपने बालों जितने लंबे करेंगी। वो वापस खींचकर चेहरे पर ब्लैंकेट डालकर अंदर से बोली। बुरहान ने फिर से हटा दिया। बाबा, वो घूरने लगी और फिर दोनों ही हंस पड़े। मेरी फेरी इतनी प्यारी क्यों है? वो झुककर शफकत से उसकी पेशानी चूमता बोला। क्योंकि मेरे पापा मामा इतने प्यारे हैं। अपनी आंखें झपकाकर बोली और बुरहान के माथे पर अपनी लब रख दिए। वो तो जैसे जी उठा, फौरन उसे अपने आगोश में भरकर अपनी शफकत लुटाने लगा। बाबा, मुझे गुदगुदी हो रही है। बुरहान के बोसे पर उसकी हल्की हल्की मूंछों की चुभन से वो खिलखिलाने लगी। होने दो, अभी तो बाबा तुम्हें खाएंगे विद सलाइस। वो हंसा उससे मजीद गुदगुदाने लगा। दिमाग में उसकी यही बात घूम रही थी कि वो लड़की उससे जनून कहने वाली कहाँ गायब हो गई थी। क्या वो सच में अपनी मोहब्बत छोड़कर आलम को आगे रख रही है? 80 फेरी को सीने से लगाते हुए उसके बारे में गहरी सोच में चला गया। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान बढ़ने लगे। चारों ओर रौनक फैल गई थी। फूलों और बरकी कुमकुमों से सजा अलवी विला खुद एक दुल्हन का रूप लिए हुए था। खिलखिलाहट कह के सरगोशियां उरूज पर थी। लॉन और लाउंज में रंग बरंगे आंचल लहरा रहे थे। आसपास और खानदान को इनवाइट किया गया था रुखसती में, जबकि वलीमे को शानदार तरीके से करना चाहते थे कमाल साहब। और इसमें दो तलिफ की पूरी रसा थी। लड़कियों का झुरमुट नूरुलैन के कमरे के सामने खड़ा था, जबकि आसिया बेगम और भी अंदर ही मौजूद थी। माशाल्लाह, वो दुल्हन के भारी लहंगे में डायमंड की ज्वेलरी से उसका पोर पोर सजाया गया था। मांग पट्टी, कानों में बड़े हैवी इयररिंग्स, गले में बंधी डायमंड से जुड़ा हुआ नेकलेस, उंगलियों में रिंग्स, कलाइयाँ चूड़ियों से भरी हुई थीं। नाक में पहनी खूबसूरत नथ जिसका मोती उसके लबों पर मुसलसल शरारतें किए जा रहा था। भारी गोल्डन दुपट्टा सर पे सजाए वो मेहंदी लगे सुर्ख हाथ गोद में रखे बेड पर बैठी थी। क्या होने वाला था, क्या हो रहा था, सोचकर उसका दिल धक धक करता दिमाग में धड़कने लगा। एसी की ठंडक के बावजूद उसका पोर पोर पसीने से शराबोर था। वजूद की लर्जिश, कपकपाहट, हलक का बार बार हुश पड़ना, उसकी सांसें रुक रही थीं। नूर बच्ची, घबराओ नहीं, बी उसकी हथेलियां सहलाती हुई बोली। ये लो पानी पियो स्वीट गर्ल। शेरीन अपनी ब्लैक रंग की साड़ी का पल्लू संभालती हुई पानी का गिलास भरकर उसे पिलाने लगी और नूर ने बगैर कुछ कहे मुंह से लगा लिया। कैसा फील कर रही हो, अब ठीक है? उसके माथे से पसीना साफ करके वो अपना हिस्से से पूछने लगी। रुमाल से मुंह साफ करती नूर गहरा सांस भरकर सर हिला गई। शुक्रिया। शेरीन बेटा, जाओ देखो बुरहान तैयार हो गया तो साथ आना। आसिया बेगम ने नूर के पास बैठी शेरीन से कहा, जिसका चेहरा बुरहान के नाम से ब्लश हो गया। नूर ने पहले चौंक कर आसिया बेगम को देखा, फिर शेरीन के ब्लश करते चेहरे को, जबकि शेरीन जी आंटी कहती अपनी माँ को मुस्कुराती देखकर उठ खड़ी हुई। नूर का दिल किया चाहती हुई शेरीन का मुंह नोच ले, पर कुछ नहीं कर सकी। बेबसी और जब से वो बुरहान पर कैसे डोरे डाल सकती थी। वो तो सिर्फ मुस्कान का था। मुस्कान कहाँ हो? लब दबाकर उससे सोचा और अफसोस से आसिया बेगम को देखा, जो खुद आज तैयार शयार खुशी से निहाल शहजीन की माँ से बातों में मशगूल थी। नूर ने अपनी जुबान दांतों के बीच रख ली। मैं आई कम इन सर? दरवाज़ा नॉक करते शहरीन ने इजाज़त चाही। वार्डरोब से सूट निकालते बुरहान ने चौंक कर बंद दरवाजे को देखा और फिर ब्लैंकेट से चेहरा निकाल कर देखती फेरी को। उसे नो कहने के लिए मुंह खोलते देखकर बुरहान जल्दी से जी आ जाए बोला। बाबा, फेरी ने शिकवा करती नजरों से देखा और बुरहान ने फ्लाइंग किस पे इल्तिजा की तो वो बुस्सोर करवट उनकी तरफ से बदल गई। मुबारक हो प्रमोशन की। सुर्ख चेहरे के साथ वो उसकी चौड़ी पुष्ट को देखती गला खंखार कर बोली। वो मुस्कुराया और मुड़कर उसे देखने लगा
कि नजरें उस पर पड़ते ही झटक गईं। ब्लैक साड़ी पे गोल्डन ब्लाउज में अपने स्याह बाल खोले उसे किसी की याद दिला गई। उसकी आंखों के सामने मुस्कान का नाजुक सरापा लहरा गया और उसके साथ की गई अपनी जिसारतें। वो नजरें फेर कर उसे याद करके खुद ही मुस्कुरा दिया। उसके दिए हुए जख्म जख्म आ करके जैसे पुकारने लगे थे। उसके रूई से वजूद का लम्स वो अपनी उंगलियों पर महसूस करता, लब दांतों में दबा गया। शेरीन उससे रफोलिये में देखकर सोच नहीं सकती थी कि कोई इस कदर हैंडसम भी लग सकता है, या उसकी आंखें ही बगावत पर उतर आई थीं। उसकी नज़रों का उठना और ठटक कर रुकना, वो मसरूर सी अपनी तैयारी पर मगरूर हो गई थी। और क्यों ना होती मगरूर, उस आइसमैन की ज़िंदगी में पहली बार उस पर नज़र रुकी थी। आखिर नाज क्यों करना करती। थैंक्स। वो सर हिलाकर हैंगर से सूट निकालता टाई सेलेक्ट करने लगा। वो आंटी पूछ रही थी कि तुम रेडी हो तो साथ चली नीचे। वो अपना यूं खामोश खड़ा रहना अजीब समझती झिझक कर बोली। बुरहान ने चौंक कर उसके समेत देखा। वो पूरी वैसे ही थी जैसे वो हुरुलैन के बाद हम सफ़र के रूप में देखना चाहता था, पर उसकी नज़रों में मुसलसल वो घायल कर देने वाली शेरनी घूम रही थी। उसके साथ वो गुस्से पल जिन्हें याद करके उसका लहजा बोझल हो रहा था। तबीयत में बेचैनी सी उमड़ आई। लब भींचकर वो सपाट नसों से शेरीन को देखने लगा। मेरे साथ आए, मुझे आपसे बात करनी है। सूट बेड पर फेंककर अपनी पेशानी पर बिखरे बाल पीछे करता फेरी पर एक नजर डालकर शेरीन के पास से गुजरा। वो जैसे सांस लेना भूल गई। उसे इतने करीब से देखकर उसे मुस्कान पर रश्क होने लगा कि वो कितना करीब से देखती होगी उसे। क्या वो उसकी आंखों की ताब ला पाती होगी। उसकी परफ्यूम की खुशबू उसके गिर जैसे हाला बनाकर उससे कैद कर गई। वो शर्मगीन मुस्कुराहट लबों पर सजा कर मुड़ी। मेरे बाबा मेरी मामा से प्यार करते हैं आंटी। मेरी दांत पीस कर ब्लैंकेट हटाए गुस्से से बोली। शहरी ने चौंक कर उसे देखा। वो उसे ही गुस्से भरी नजरों से घूर रही थी। उसे हंसी आ गई। ओह रियली स्वीट हार्ट। वो हंसकर वहां से निकल गई और पीछे फेरी दिल मिलाकर रह गई। मामा, आप पापा को इस आंटी के हवाले कैसे कर सकती हैं। उससे शिकवा किया और नम आंखों से वापस लेट गई। देखिए शेरीन, अम्मी ने आपको जो भी आस उम्मीद दी है, आई एम सॉरी कि मेरी तरफ से ना है। वो बाहर आने पर बगैर लगी लिपटी रखे बोल गया। शेरी ने ना समझी से उसे देखा। मतलब मैं समझी नहीं बुरहान। उसके सवाल पर एक पल को बुरहान को लगा कि उससे गलतफहमी हो गई है। या हो सकता है अम्मी ने इसे कुछ ना कहा हो, वो सिर्फ अपनी तरफ से मुझे राजी कर रही हूँ। वो शशु पंच में पड़ गया। क्या अम्मी ने तुमसे कुछ कहा है मेरे बारे में? आई मीन कि मेरी शादी। गहरा सांस भरते उससे पास से गुजरते मेहमानों का ख्याल करते लहजा धीमा रख लिया। शेरीन लम्हा में फिर से सुर्ख पड़ गई और पलकें लहर सी गईं, जिससे बुरहान को कोफ सी होने लगी। उसे जाने क्यों मुस्कान की आंखों में आंखें डालकर देखने वाली अदा याद आ गई। उसका हिलता बबल को चबाता मुंह इन फड़फड़ाते लबों से वो बेजार सा होने लगा था। जी कहा है। वो जरा सा पलके उठाकर मुस्कुराई। क्या कहा है बताना पसंद फरमाएंगी, ताकि मैं आपकी गलतफहमी दूर कर सकूं। वो बोलता अपनी पैंट की जेब में अंगूठे फंसाए खड़ा हो गया। उन्होंने कहा था कि आप मुझे मुझे पसंद करते हैं, और आपने पहले शादी मजबूरी में की थी क्योंकि वो लड़की आपके पीछे पड़ गई थी। आई मीन उन्होंने कहा कि वो अच्छे किरदार की नहीं थी, इससे कल आपने उसे घर से निकाल दिया। हकीकत तो ये थी कि वो सच में बोल नहीं सकती थी उसके सामने। इतने मुजरिमों को हैंडल करने वाली लड़की जो खुद एसपी के ओहदे पर थी, वो बुरहान अली के सामने कुछ कहने बोलने की हिम्मत नहीं पाती थी। एक दफ़ा की थी एक दफ़ा की थी हिम्मत। उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर जब यूनिवर्सिटी के दिन थे, तब उस खड़ूस ने पूरी तरह झिड़क दिया था कि वो ऐसे रिलेशनशिप का कायल नहीं। फिर सिर्फ दूर से देखकर ही वो अपनी आंखों को सुकून देती थी। और दूसरी बार उसकी शादी से पहले प्रपोज किया तो पहली फुर्सत में इनकार मिला कि उसका अभी शादी का दूर दूर तक इरादा नहीं। तुम्हें गलतफहमी हुई है शेरीन, वो मेरे पीछे नहीं पड़ी थी, मैं उसके पीछे पड़ा था। मुझे उससे शादी करनी थी क्योंकि मेरी बेटी उसे चाहती थी, माँ के रूप में। इससे अच्छा किरदार क्या होगा कि मेरे सिर्फ एक माँ कहने पर उससे कभी पेशकदमी नहीं की। मुझे उम्मीद है अब तुम समझ गई होगी कि मैं आई एम सॉरी कि मैं आपसे कभी शादी नहीं कर सकता। अगर मुस्कान ना होती तब भी। बुरहान को अपनी माँ की बातों पर जितना गुस्सा था, उतना ही उत पर कि वो अपनी माँ को सही जवाब क्यों नहीं दे सका। जिन्होंने 2 मिनट न लगाए उस लड़की को जुगनू थमा दिए। साकित से सुनती शहरीन की आंसू गालों पर लुढ़क गए। आखिर मुझ में कमी क्या है बुरहान अलवी। मैंने सालों लगा दिए तुम्हारे इंतजार में। एक दिन तुम मेरे हो जाओगे
और अब जब हो रहे हो तो ऐसा क्यों? प्लीज़, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, ऐसा मत करो। मैं उस लड़की से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत दूँगी तुम्हें, तुम्हारी बेटी को। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। आई रियली लव यू बुरहान, मुझे अपना लो। वो रोती हुई बोली। बुरहान सटपटा गया, लोगों को मतवज्जा होते देखकर। शहरीन शट अप, रो क्यों रही हो? तुम्हें अंदाजा है लोग कैसे देख रहे हैं तुम्हें? वो गुस्सा हुआ। देखने दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बताएं क्या कमी है मुझ में? इतनी खूबसूरत तो हूँ। तुम एक बार गौर करो मुझ पर प्लीज़, बस इनकार ना करो। उसकी मिन्नतों पर बुरहान साकित सा रह गया। उसने सिर्फ सुना था कि मोहब्बत अंधी कर देती है, और ये लड़की तो सच में अंधी हो गई थी कि अपनी असमत का भी जनाजा एक गैर के सामने निकाल रही थी। उसका ज़हन खुद बहुत मुस्कान को उसके मुकाबले पर लेकर आ गया। पहली बात तो तुम वो तरबियत नहीं दे सकती मेरी बेटी को जो वो दे सकती है। शहरीन, आई एम सॉरी। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वो तुम नहीं जो वो है। मैं हैरान हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती थी और तुम भी। तुम यूं मिन्नतें कर रही हो और उसे मैं ऑफर करने लगा कि मुझे चुनो, अपनी मोहब्बत को चुनो, पर वो ठुकरा कर चली गई। हालांकि जुनून के रंग मैंने उसकी आंखों में देखे हैं, फिर भी वो अपनी इतनी चाहने वाली बेटी और शोहर को छोड़कर चली गई क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी अपनी अजमत पर। और मुझे लगता है कि हर लड़की को ऐसा ही होना चाहिए। वो बगैर उसकी पहली आंखों में देखता बोलता गया। आखिर में मैं मम्मी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगूंगा। आई एम सॉरी। वो कहकर वहां से जाने लगा, तभी हिचकियां रोकती शेरीन ने उसकी पुश्त को देखा। सुनो बुरहान, उसकी पुकार पर वो लब खींच कर रुका और मुड़ा उसे देखने लगा। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? वो रुक रुक कर पूछती, उसकी आंखों में देखने लगी। वो मुस्कुराया। मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ उससे। डोंट वरी, आई एम श्योर मुझे उससे मोहब्बत नहीं होगी। नसी चुरा कर कहता वो अंदर रूम में चला गया, और रोती हुई शेरीन उसके झूठ पर लब भींचे अपनी माँ को लेकर वहां से निकली, बगैर भुखलाई आसिया बी की बात सुने। वो उसके पीछे पार्किंग तक आई, पर वो अपने माँ बाप को लेकर वहां से बगैर उफ किए निकलती चली गई। उसका इरादा वो अपने बिखरे दिल को संभालने के लिए ये शहर ही छोड़ने का था। उम्म, बुरहान, ये क्या कर दिया? आसिया बेगम गुस्से से सो दोनों हाथों में सर पकड़े बैठ गई। संभाली बहनूत को, ये ले, पानी पी ले। बी ने जल्दी से पानी का गिलास भर कर दिया। आसिया बेगम ने शुक्रिया कहते थाम लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। दिल किया अपना सर फाड़ दे, उस लड़की ने तो कहीं का नहीं छोड़ा था। भाई, आपको कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। अलीफ जब बात लिए निकला तो सामने ही ब्लैक थ्री पीस सूट में अपने वजी जानदार भाई को देखते मुस्कुरा कर पूछा। बुरहान एक सरसरी सी नज़र उसके फूलों से सजे रूम पर डालकर मुस्कुराया। उसे यकीन था, जैसे उनका शक है अलीफ पर, वो सब गलत होगा, महज एक गलतफहमी होगी। उसका भाई बहुत मासूम था, पर दूसरी तरफ यूं उसका रात को छुपकर घर से निकलकर हुडी में जाना, फिरना, आना, ये भी बड़ा सबूत था। अगर वो सच में अलीफ हुआ तो, अगर उसकी घड़ी का कनेक्ट साहिर आलिम से हुआ तो। हाँ, कुछ नहीं, बस तुम्हें देखने आया हूँ। पास आकर मुस्कुराए बोला, और सामने हैंग उसकी शेरवानी उठाकर बेड पर रखी, जबकि अली मोहब्बत भरी नजरों से अपने भाई को देखता गले से तौलिया निकालकर काउच पर फेंकते बालों में ब्रश करने लगा। ये क्या बदतमीजी है? आज तुम्हारी शादी है और तुम इस हाल वाले रूम में अपनी बीवी को लाओगे? बुरहान झिड़कता तौलिया उठाकर हैंग करने लगा, तभी ब्रश पटक कर रस्सा दांत उसके गले में बाजू डाले उससे लिपट गया। मैं तो उसे अपने दिल में ला रहा हूँ भाई साहब। आप फिक्र न करें, हमारी पोनी का कद इतना है कि वो समा जाएगी। उससे आंख दबाकर शरारत से कहा। दाद, तमीज करो। खबरदार आज तुमने उसे बोनी कहा तो। बुरहान ने घूर कर झिड़का। अच्छा, तो फिर क्या कहूँ? जानो शोना बेबी। उसे शरीर नसों से देखते अफरोश खाया। बुरहान ने बाजू बुलंद करके उसे गर्दन में डाला और उसे शिकंजे में ले लिया कि वो कर आ गया। कुछ भी कह देना, पर आज उसे हर्ट मत करना अपनी बकवास से। उसके बाल बिखेरते फोन किया। नहीं भाई, आज तो प्यार वाली बात है। मैं कैसे उसे हर्ट करूँगा? उसके लिए तो फिर सारी जिंदगी पड़ी है। आंख दबाकर कहते वो कहकर लगा उठा। बहुत बदतमीज हो गए हो दाद। ये सब तुम्हारे दोस्तों की लैंग्वेज बोल रहे हो। शर्म करो मेरे सामने। बुरहान अपनी छीम पिटाने के लिए मसूई गुस्से से बोला। क्या भाई, उन्हें तो आज एंट्री नहीं दी क्योंकि मुझे मालूम था वो कोई हरकत जरूर करेंगे मेरे रूम में जाने पर, इसलिए सबका पत्ता गेट पर ही काट दिया। उससे फखरी अपना कारनामा सुनाया, जब उससे गार्ड से सबको पिटवा कर वहां से निकाला था।
बहुत चीख चिल्ला रहे थे। दाद के मुताबिक कोरोना वायरस की तरह, पर उससे एक नहीं सुनी। अच्छा अच्छा, बहुत कर ली बकवास। चलो जल्दी तैयार होकर बाहर आओ। उससे चिपट मारकर कहा और जहरीला मुस्कुराता वहां से निकला। पीछे दांत बालों में उंगलियां फंसाकर सुर्ख सफेद फूलों की लड़ियों से सजे बेड को देखते कहका लगा उठा। आने वाले वक्त को सोचकर उसका पोर पोर मसरूर मदहोशी की धुन गाए जा रहा था। आज तो भूनी नहीं, दिल की मलका आएगी, मेरी आंखों की नूर आएगी। वो गुनगुनाता गोल्डन शेरवानी पहनने लगा। गाड़ी पार्किंग में रोकते वो बाहर निकला। ब्लैक टैक्सीडो में उसका चौड़ा पहला वजूद सहरंगेज था। कलाई में पहनी महंगी घड़ी, पाँव में ब्लैक चमकते शूज, पूरे बाल जल से सेट किए गए थे। अपनी बावकार मजबूत चाल चलता वो दूसरी तरफ एन के पास आया और ऐसा से उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालते उसका फ्रॉक ठीक करने लगा। मैं ठीक लग रही हूँ? अपने बाल पीछे करते नर्म मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो आलम से पूछने लगी। मेकअप की जगह सिर्फ उसे आई शेडो लगा हुआ था। बाकी की हमेशा की तरह वो सिंपल ही थी। खूबसूरत। संजीदगी से कहता उसे शर्माने पर मजबूर कर गया। वो हंसी उसके साथ अंदर आई। कमाल साहब ने पहली फुर्सत में उन्हें रिसीव किया और ले जाकर उन्हें सोफे पर बिठाया। हूर अभी अपना फ्रॉक सीधा किए बैठी ही थी कि तभी पीछे से बच्चियां भागती उसके पास आईं। "आपी हूर, वो दुल्हन आपी आपको ऊपर बुला रही हैं।" हूर ने सुनकर सर उठाया। "आलम, मैं जाऊं?" वो अभी किसी से मिली भी नहीं थी। हालांकि कमाल साहब का बहुत दिल कर रहा था जिंदगी में पहली बार उसे सीने से लगाने के लिए। उसकी मासूमियत, शोहर की फर्माबरदारी वो काफ़ी गौर से देख रहे थे। डर। "जी, मुझे याद है, जब डर लगे तो मुझे आयतुल कुर्सी पढ़नी है।" वो मुस्कुराई बोली। आलम ने सर हिलाते उसे खड़ा किया और वो दाएं बाएं लड़कियों के हाथ थामने पर उनके साथ साथ कदम उठाने लगी कि सीढ़ियां चढ़कर नूर के रूम के करीब ही थी जब तीन लड़कियां कहका लगाती सामने से भागती अचानक से उसके साथ टकराईं। "ओह सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैम, आपको चोट तो नहीं लगी?" मुट्ठी में पकड़े पेंडेंट के साथ वो उसे संभाले मासत कर रही थी। "नहीं, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ।" और मुस्कुराती अपनी गर्दन पर जलन महसूस करती उलझी, जैसे किसी ने खींच कर कुछ उतारा हो, पर उसे तो डायमंड नेकलेस पहन रखा था। कैसे वो उतारती? "थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।" वो शुक्रिया अदा करती वहां से भागी, जबकि कान में लगी आलम के ब्लूटूथ से अचानक से आवाज़ आना बंद हो गई। वो चौंक कर उठा और ऊपर देखा तो दरवाज़ा खोले अंदर जा रही थी। सब ठीक है? कमाल साहब उसके बिगड़े तेवर देखकर बौखलाकर बोले। आलम उन पर एक सट नजर डालकर ऊपर की समेत भागा। वो सबकी नज़र को इग्नोर करता ऊपर आया तो नूर के रूम के करीब ही उससे हुरूलैन का पेंडेंट टूटा हुआ मिला, जैसे किसी ने कुचल डाला हो। उससे उठाकर देखा तो वो टूट चुका था और चिप डैमेज हो चुकी थी। वो लब भींचे रूम के बंद दरवाजे पर नजर डाले वहां से नीचे उतरा। वो हुरूलैन को बदगुमान ना करते, उसके और बहन के बीच मुदाखलत ना करते, लाउंज में आकर बैठ गया और उसकी नज़रें सामने टिकी थी नूर के रूम पर। हाँ अरमान, बोलो। मोबाइल कान से लगाए बुरहान ने धड़कते दिल के साथ पूछा। सर, हमारा शक सही था, आपका भाई अलिफ है। ये घड़ी आलम के घर की है। इससे मौजूद चिप से वो सब आपस में कनेक्ट करते हैं। सर, हम वो भी मालूम कर लेते हैं कि क्या बातें करते हैं, पर सर दूसरी तरफ उन्हें पता लग गया था, इसलिए वो अपने बचाव कर गए और चिप सेकंड्स में नाकारा हो गई। किसी ने बड़ी चालाकी और होशियारी से इस चिप को डीएक्टिवेट कर दिया कि हम मजीद कुछ जान ना पाए। एक ही सांस से बताता अरमान रुका। बुरहान सफ़ेद रंगत के साथ रूम के वस में बिल्कुल पुतले मानिंद खड़ा था, शौक बेयकीन सुन दिमाग के साथ। दाद, उसका छोटा मासूम भाई वो एक गुंडा बन गया, पर क्यों? बेयकीनी बेयकीनी का आलम था। सर, हमारे लिए कोई ऑर्डर्स? अरमान की आवाज़ उसे होश में लाई। पूरी फोर्स के साथ यहाँ पहुंचो, खामोशी से, जल्दी, चंद सेकंड्स, मीन्स चंद सेकंड्स में। सर्द बर्फीले लहजे में उससे हुक्म जारी किया। उसे मालूम था आलम बाहर मौजूद है और वो क्यों आया, अपने आदमी की शादी अटेंड करने। और अब दिखाता हूँ उसे। वो सोच को यूनिफॉर्म उठाए बाथरूम में घुस गया और जल्दी चेंज किए बाहर निकला। साथ ही एक नज़र अपनी सोई हुई बेटी पर डालकर पास आया और माथे पर बोसा देते उसका ब्लैंकेट ठीक किया। फुल तैयार होते ड्यूटी के लिए अपनी पिस्टल की मैगजीन चेक करता अपनी लहूलुहान होती नज़रों में वो लाश घूम रही थी जो अलिफ ने कत्ल किए थे, जिन्हें उसने वो टुकड़े उठाकर जमा किया था। वक्त
चंद अल्फाज कहना चाहते हैं, नज़रों का वो पैगाम देना चाहते हैं, तवज्जो दें। अर्ज़ ये है, इश्क दिल आतिश है, मोहब्बत दिलों की कातिल है, दीवानगी तो हैवानगी है, जुनून मौत का पैगाम है। चाहत ने तोड़ दिए हैं दिल, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, जान पड़कर तो सब रोए हैं, उम्रों में कुछ नहीं रखा, मान गए हैं ये सब। आप एक बार हाँ कर दें, हम सीधा निकाह करना चाहते हैं। काउंटर से टेक लगाए वो गुनगुना रहा था, जबकि सिम्मी सबसे सूख चेहरे के साथ उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी। अभी कुछ देर पहले ही आलम और ऐन के जाने पर सिम्मी अपने रूम के लिए सोने गई थी, पर अभी कुछ मिनट से गुजरे थे कि वो उसके रूम के दरवाजे पर मौजूद थे। सिम्मी ने गुस्से नागवारियत से पूछा तो उससे मासूमियत से कहा, कॉफ़ी बना दे, और उससे उसके सही सलामत हाथों की जानिब इशारा किया। वो समझकर सा हिला था, वहाँ से चला गया, और सिम्मी समझी कि बात उसकी समझ आ गई होगी। अभी उसे आंखें मूंदे कुछ देर गुजरी थी कि वो फिर उसके रूम के सामने मौजूद था, और सिम्मी थप्पड़ मारने की पूरी नीयत से निकली थी, पर उसकी खून बहाती हथेली को देखते उसके वसान अदा कर दिए। वहाँ गहराई से कट दिया गया था कि सिम्मी बौखलाकर उसे गलाए पकड़े अंदर लाई और उसे खुद से आलिम को बताने की धमकियां देती पट्टी की। तब फिर से उससे कॉफ़ी का कहा, और सिमी अब उसके हाथों का नहीं कह सकती थी। तभी पाँव में स्लीपर्स पहनकर वहाँ से निकली। रमशा तो कुछ देर पहले ही आलम से इजाज़त लेकर चली गई थी, और अब खुद के जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो आई तो पीछे पीछे खुद भी आ गया, और अब उसकी बकवास। सिमी का दिमाग खोल उठा। क्या बकवास है ये? वो चटक कर बोली। मोहब्बत है ये सिम्मी जी, आप क्यों नहीं समझ रही? वो भी आज सारी शरारतें छोड़कर मैदान में उतर आया, पूरी संजीदगी के साथ कि सिम्मी उसके तेवर देखकर घबरा गई। देखो, दिमाग से आ रही इंसान, समझने की कोशिश करो। मैं नहीं कर सकती तुमसे शादी, मेरी उम्र काफ़ी बड़ी है। तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लो, अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे। मैं कुछ नहीं दे सकती तुम्हें। क्यों नहीं समझते मेरी बात? वो कहते ही आखिर में चिल्ला उठी कि खामोशी से सुनता आरिफ गला खंगारने लगा। मुझे ना आपकी उम्र से गर्ज है, ना जिस्म की तलब। बस मुझे आपसे शादी करनी है, तो चाहे कुछ भी हो, मुझे समिया आलम से शादी करनी है। वो अपनी बादामी ब्राउन आंखें उसकी आंखों में गाड़ कर बोला कि सिम्मी का सांस रुक गया। रही बात इज्जत की, तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इतनी जितनी मैं खुद की नहीं करता। मैं चाहता हूँ आप मुझे सिर्फ हाँ में जवाब दें, ताकि मैं जब आलम से बात करूँ तो वो मुझसे नाराज़ ना हो। वो तहम्मुल से बोला। सिमी ने गहरा सांस भरा। नहीं, नहीं करूंगी तुमसे शादी, समझे? किसी से भी शादी नहीं करूंगी। वो दांत पीस कर बोली, और रुख मोड़कर अपने आंसू पीने लगी। आखिर क्यों वो समझ नहीं रहा था कि वो शादी नहीं करना चाहती। कहाँ वो नौजवान उम्र का लड़का, और कहाँ वो उसकी डबल उम्र की। किसी भी एंगल से तो जोड़ नहीं बन रहा था, फिर ये क्यों पीछे पड़ गया था। अगर अब आपने इनकार किया तो सिम्मी जी, मेरी मौत की जिम्मेदार आप होंगी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? उससे अचानक वार किया था कि वो साकित सी रह गई, जबकि वो पीछे खड़ा उसका सर को देख रहा था। आरिफ धचकी की सूरत हाल से उससे रुख मोड़कर उसे देखा, जिसकी आंखें उसे देखते मुस्कुरा रही थीं। तुम कैसे कह सकते हो मुझे ऐसे? उसकी आंखें डुबडुबा गईं। मैं ही कह सकता हूँ आपको ये सिम्मी जी। वो उंगली बढ़ाकर उसके आंसू पोर पर उठाता सिम्मी को देखने लगा, जो शशर से उसे देख रही थी, और अगले ही लम्हे उसे लगा उसकी सांसें बंद हो जाएंगी जब आरिफ ने वो आंसू उसकी आंखों में झांकते अपने लबों पर रख दिया। अचानक ही सिम्मी को ये बड़ा सा किचन तंग कर पड़ने लगा, और वो लब खींचकर सुर्ख मुतगैर रंगत के साथ वहां से जाने लगी थी कि एकदम आरिफ उसके सामने आ गया। नतीजा, वो बुरी तरह उसके सीने से लगी कि दोनों के वजूद में करंट सा फैल गया। वो दोनों पर वक्त खुद को संभाल कर पीछे हटे। ये क्या बदतमीजी है, जगा दो, उससे घूर कर कहा। आरब लापरवाही से कंधे उचका गया। मुझे पहले जवाब दें, वैसे आपके आंसू काफ़ी नमकीन हैं। वो मुस्कुरा कर बोला। सिम्मी बेबसी से उसे देखने लगी। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं आलम को बताऊं? आज मैं ज़रूर बताऊं। अभी उसका जुमला मुकम्मल हुआ नहीं था कि एकदम आगे बढ़ते आरिफ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सिमी की आंखें पूरी फैल गईं, और उन सब नैन कटोरों में देखते आरिफ हल्का सा हंसा। प्यार करता हूँ आपसे, ये बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही? आलम को बताएं या अब सारी दुनिया को, शादी तो मैं आपसे ही करूँगा, चाहे फिर आपके लिए मरना ही क्यों ना। वो दोनों अभी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे,
खुद को संभाल भी नहीं पाए थे कि अचानक नोटिफिकेशन सायरन बजा। लाउंज की छत के कोने में लगी सुर्ख बत्ती अपनी मखसूस आवाज़ के साथ चलने लगी। आरिफ की आंखें फैल गईं। वो सिमी पर एक नज़र डाले, उसका गाल थपथपाकर वहाँ से भागा और अपने ऑफिस में आकर कंप्यूटर चेक किया तो उसका दिमाग मौफ होते होते बजा। किसी ने हैक कर लिया था उन्हें। और किसने? ओ गॉड, कहीं अलिफ की फौज। घबराकर सोचती वो चेयर घसीट कर दीवार के लगे कंप्यूटर के सामने बैठा और सामने रखे कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चलाने लगा। सिमी मुसलसल सायरन से घबराकर उसके पीछे आ गई और अब ऑफिस और कंप्यूटर के सामने बैठे आरिफ को देखकर हैरान रह गई, जो पता नहीं किन किन चीज़ों से उलझ रहा था। वो अभी हैरान परेशान देख रही थी कि अचानक फिजा में जहाँ फायर्स की ठाठा करती आवाज़ों के साथ आरिफ की गुस्से भरी धाड़ ने उसे अंत तक सहमा दिया। मैंने उसे कहा था वॉच संभालना, पर नहीं, सारा सिस्टम हैक करवा लिया। गुस्से से उड़ाते उससे अपना मोबाइल निकाला और सिमी की कलाई अचानक से पकड़ते उसे अंदर कर लिया। वो इस कदर आवाज़ भागता थी कि इस अचानक अवतार पर उसका दिमाग कुछ नहीं समझ पा रहा था। खामोश सी आरिफ के साथ खड़ी सहमी हिरनी लग रही थी। हाँ आरिफ, दूसरी तरफ अलिफ की मसरूफ से आवाज़ आई। कहाँ गई तुम्हारी घड़ी अलिफ? वो उड़ रहा। अलिफ ने ठटक कर सुना फिर नागवारी से टोका। ये क्या तरीका है बात करने का आरिफ? तरीका बाद में सिखाना, पहले तुम्हें आलम छोड़ेगा तब ना। तुमने अपनी वॉच कहाँ कर दी? वो पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है अलिफ? एक मिनट, क्या बकवास कर रहे हो? वॉच तो मेरे पास है। तुम पागल तो नहीं होगे? वो बाहर क्या करेगी? मेरे सामने मेरे टेबल पर रखी है, मैंने कल ही नूर से ली थी। वो चिताकर बोला और ब्रश फेंककर अपनी घड़ी के पास आया और उसे गौर से उठाकर देखने लगा। पल को उसकी आंखें सुखड़ी। दूसरे पल उसे जोरदार धचका लगा कि वो साकित सा उस वॉच को घूरता रहा। अलिफ, तुम्हारे भाई को मालूम पड़ गया होगा। भागो वहां से, यहाँ भी फायरिंग हो रही है, जल्दी निकलो बाहर, फास्ट। आरिफ ने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, जबकि अलीफ वहीं खड़ा था, घड़ी को देखता बुत बना। नूर।